हेलो स्टूडेंटों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और खुश होते हुए आगे बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। कि जो भी आज हम टॉपिक यानी इस फिजिक्स में चल रहा था फिजिकल एटम्स। अब फिजिकल एटम्स में हाइड्रोजन परमाणु से जो लाइमन स्पेक्ट्रम के बारे में हम पढ़ रहे थे। लाइमन स्पेक्ट्रम की जो रेखा श्रेणियों के बारे में हमने अध्ययन किया था। इसमें क्या लाइमन, इसमें कौन कौन सी के बारे में कल टॉपिक में बारे में लाइनमैन, बामर, पाचर, ब्रिकेट और लास्ट में क्या लाइनमैन, बामर, पाचर, ब्रिकेट और फुंड। ये श्रेणी थी। श्रेणी स्पेक्ट्रम श्रेणियाँ प्राप्त होती है हाइड्रोजन। इसमें निम्न ऊर्जा स्तर यानी N1 और उच्च ऊर्जा स्तर या क्षेत्र, यानी किस क्षेत्र में पाई जाती है, क्षेत्र लिख लो। ये श्रेणी है ना। आपको याद करने की ट्रिक बताए थे किसमें? लाइन में लग जाओ, बूमर मिलेगी यानी बामर मिलेगा। पाछा देख ले, बिस्कुट मिल सकता है लेकिन माथा फोड़ी हो सकती है फुंडे से रेडी। इसमें क्या था? यूवी तरंग यानी पराबैंगनी तरंग। इसमें क्या दृश्यता कि विचलन देख ले, दृश्य देख ले। और इन तीनों में क्या था? अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है। इसमें n बराबर 1 था निम्न, इसमें 2 था। इस n1 बराबर, इसमें निम्न ऊर्जा 3, इसमें n1 बराबर 4 और इसमें n बराबर 5 है। ये ऊर्जा स्तर था। और उच्च ऊर्जा स्तर यानी 2, 3, 4, 5 से ऐसे चलता। इसमें n2, 3, 4 ऐसे और n2, इसमें क्या 4, 5 ऐसे चलता रहेगा दोस्तों। और इसमें क्या 5, 6, 7 और इसमें क्या 6, 7, 8। ये थे क्या ऊर्जा स्तर। इनके बारे में हमने कल अध्ययन किया था। आपको ये पूछेगा लाइमन श्रेणी किस क्षेत्र में पाई जाती है, मिलती है। तो आप पराबैंगनी क्षेत्र में, आपको दर्शक क्षेत्र में कौन सी श्रेणी? बामर श्रेणी मिलेगी हाइड्रोजन परमाणु। पाचर, ब्रिकेट और फुंड यानी वो कौन सी छांटिया की तीनों श्रेणियाँ एक ही क्षेत्र में मिलती है। अवरक्त क्षेत्र में फुंड, ब्रिकेट, पाचन यह मिलती है। इनके ऊर्जा स्तरों के बारे में बात कर लेगा। अब एक था वो 1/λ/2 RZ², 1/N1 का स्क्वायर, 1/N2 का स्क्वायर। यह ध्यान में रखना। जो हाइड्रोजन परमाणु के लिए बामर सूत्र क्या? रीड वरक सूत्र, इतना ध्यान में रखना। अब इस टॉपिक से आगे जोड़ते हैं कि जो स्पेक्ट्रम है, जो कि हमें क्या प्राप्त होता है, यानी स्पेक्ट्रम किसके बारे में? स्पेक्ट्रम अब बात करेंगे स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम क्या होता है दोस्तों कि जब प्रकाश को अवशोषित या उत्सर्जित करते हैं ना, आपने पढ़ा जोरदार प्रकीर्णन, उसमें हीलियम परमाणु। इसमें क्या एक फोटोग्राफी प्लेट थी जिंक सल्फेट की, उस पर कुछ जो चमकीले अवशोषित ऊर्जा स्तर बनेंगे ना, उसके बारे में। तो क्या है यानी प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन
तथा अवशोषण। अवशोषण यानी प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण का वक्र, है ना, क्या क्या थी, यानी प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण उत्सर्जन को फोटोग्राफी प्लेट पर प्रदर्शित करना, है ना, अवशोषण को फोटोग्राफी प्लेट पर व्यक्त या प्रदर्शित करना ही क्या कहलाया, स्पेक्ट्रम कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। यानी कि प्रकाश ऊर्जा को उत्सर्जन या अवशोषण की जो घटना होती है उसे फोटोग्राफी प्लेट पे दोस्त हम प्रदर्शित करते हैं। उस पर या चमकीली आती है, डार्क आती है, ब्लैक आती है, तो उसके बारे में जो हम प्रदर्शित करते हैं फोटोग्राफी प्लेट को उस स्पेक्ट्रम कहते हैं दोस्तों। अब स्पेक्ट्रम दो प्रकार के होते हैं। स्पेक्ट्रम कहते हैं दो प्रकार के, एक रेखीय स्पेक्ट्रम, एक बैंड स्पेक्ट्रम। रेखीय स्पेक्ट्रम असतत होता है और जो बैंड होता है वो सतत होता है। यानी स्पेक्ट्रम दो प्रकार के, स्पेक्ट्रम दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। स्पेक्ट्रम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अब जानो स्पेक्ट्रम दो प्रकार के कौन से हैं। एक असतत, सतत यानी बैंड स्पेक्ट्रम ये, और एक है सतत स्पेक्ट्रम। हाँ, बैंड स्पेक्ट्रम होता है सतत स्पेक्ट्रम, ये होता है असतत स्पेक्ट्रम। इसे बोलते हैं रेखीय स्पेक्ट्रम। अब ये देखना, आपको रटना है कि परमाणु में रेखीय स्पेक्ट्रम होता है, असतत स्पेक्ट्रम होता है। हमने क्या लिया? हाइड्रोजन परमाणु तो लिया था, उसमें लाइमैन श्रेणी ले ली, यानी पहले ये लाइमैन श्रेणी होगी, ऐसे तो बना था वक्र, ऐसे ये लाइनमैन का, फिर बामर का, फिर ऐसे कि तरंग दे रही घट रही है, ऐसे घट रही है ना। तो ये श्रेणी क्या है? रेखा में। और असतत है यानी क्रम। सतत का मतलब क्या होता है देखना, थोड़ा सतत और असतत। कि सतत का तो मतलब ये होता है, मान लो ये वक्र है, ये ऐसे चल रहा है, ऐसे टूट नहीं रहा है ना। ये तो क्या सतत वक्र हो गया, क्यों हो गया सतत वक्र। अब मान लो अगर ये वक्र है, ये वक्र, ये ऐसा जा रहा है, या टूट गया, या ऐसा आ रहा है, ये क्या है? असतत वक्र। ये तो क्या है? असतत वक्र, यह सतत, है ना, कंटिन्यू। अब क्या इसमें जो लाइमैन श्रेणी आती है, इसमें ऐसे तो आती है, ऐसे तो वो टूट रही है, यहाँ आई, यहाँ तक चली, फिर टूट गई, नीचे आ गई, ये नीचे, है ना, उच्च ऊर्जा स्तर। इसमें क्या ये क्या हुआ? असतत स्पेक्ट्रम जो कि परमाणु में होता है। ये तो किस में होता है? परमाणु में, ये तो परमाणु में, जबकि ये अणु में, है ना। अब क्या ये नोट करके लिख लेना। ये वक्र याद नहीं करने आपको, तो क्या एक समझाया गया कि भाई ऐसे रट लो कि यही वक्र एग्जाम में तैयार। एक नोट डाल लेना, ये एग्जाम में, ये पॉइंट कंपटीशन में तो डायरेक्ट आता है। इसे MTR लिख लेना, MTR। देखना कि परमाणु का स्पेक्ट्रम रेखीय होता है, रेखीय
स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम सदैव प्राप्त होता है, सदैव प्राप्त होता है, जबकि अणु में असतत क्या सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। आपको क्या पूछेगा कि आपको यह पूछेगा कि स्पेक्ट्रम माने स्पेक्ट्रम, यानी ऐसे देखा अणु में स्पेक्ट्रम पाया जाता है, स्पेक्ट्रम पाया जाता है। आपको पहला ऑप्शन दे दिया सतत, दूसरा दे दिया असतत, पहला दे दिया सतत, दूसरा दे दिया असतत, नॉन कंटिन्यू, दोनों, नन, ऐसे देगा। तो आपको ऑप्शन काटना आना चाहिए, यानी असतत किस में पाए जाते हैं, यानी परमाणु में कौन से पाए जाते हैं, असतत। यह तो कौन सा होगा, परमाणु वाला, परमाणु में पाया जाता है। अब परमाणु में कौन सा पाया जाता है, यानी असतत पाया जाता है परमाणु में, क्या असतत स्पेक्ट्रम। यह परमाणु का, ये क्या अणु का सतत स्पेक्ट्रम, तो ये हो जाएगा। ऐसे आपको ऑप्शन काट के करना है क्वेश्चन, ना कि आप डायरेक्ट हाँ अणु पढ़ा स्पेक्ट्रम पूछा है हाँ लो चेप दो। आपको ये दोनों क्वेश्चन ऐसे आने चाहिए जैसे मैं बता रहा हूँ। अगर आप मान लो किसी भी टॉपिक को तैयार करके ऐसे क्वेश्चन लगाओ, तब ऐसे लिखना कि ये सतत में था, ये असतत में, तो फिर क्वेश्चन की कैलकुलेशन की व्याख्या से आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे और टॉपिक भी तैयार होता है। अब आगे पढ़ें परमाणुीय स्पेक्ट्रम। किसे, परमाणुीय स्पेक्ट्रम। कि परमाणुीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, कि जब हाइड्रोजन परमाणु दोस्तों परमाणुीय क्या परमाणुीय स्पेक्ट्रम परमाणुीय स्पेक्ट्रम क्या होता है वो जाने कि परमाणुीय स्पेक्ट्रम क्या होता है। आपको पता है कि हाइड्रोजन परमाणु में जो लाइमैन श्रेणी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में, आपको समझाया कि लाइमैन श्रेणी से संबंधित है कि जब परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर, जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों कक्षा के नाभिक के इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, जो कि उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संकरण करता है, या उससे निम्न जब कक्षाओं में संकरण करता है तो विकिरण के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होती है ना, विकिरणों के रूप में, जो कि फोटोग्राफी प्लेट पर हम प्राप्त करते हैं। प्राप्त करने के बाद में जो फोटोन के रूप में ऊर्जा अवशोषित या उत्सर्जित होती है, उससे जो स्पेक्ट्रम बनता है उसे परमाणुीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। दोस्तों आप क्या कि परमाणुीय स्पेक्ट्रम क्या होता है कि मान लो अगर परमाणु है, ये परमाणु है, ये उच्च ऊर्जा स्तर, ये क्या है निम्न ऊर्जा स्तर, यह निम्न ऊर्जा स्तर और यह उच्च ऊर्जा स्तर। जब इलेक्ट्रॉन उच्च से निम्न में आ रहा है तो ऊर्जा क्या उत्सर्जन हो रहा है, जिससे क्या होगा उत्सर्जन हो रहा है ना। तो स्पेक्ट्रम किस प्रकार का, इस फोटोग्राफी प्लेट पर स्पेक्ट्रम किस प्रकार का स्पेक्ट्रम, यानी उससे निम्न में आ रहा है तो किसे चमकीला स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। फोटोग्राफी प्लेट पर क्या चमकीला स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। अब ये सोचो कि अगर इलेक्ट्रॉन उच्च से जा रहा है, यानी यहाँ से यहाँ जा रहा है, संक्रमण कर रहा है, तब फोटोग्राफी प्लेट पर स्पेक्ट्रम कैसा आएगा, यानी फोटोग्राफी
प्लेट और स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम काली रेखा, काली रेखा के रूप में प्रॉब्लम, यानी काले डब्बे के रूप में ये चमकीले। अब जब स्पेक्ट्रम चमकीला हो तब तो क्या, हाँ, इसमें समपोषी होगा, समपोषी व्यतिकरण, व्यतिकरण हो जाता है यानी, और इसमें क्या हो जाता है, जहाँ काली प्राप्त हो वहाँ विषमपोषी, विषमपोषी व्यतिकरण होता है। ये घटना पढ़ेंगे, समपोषी जो कि प्रकाश से संबंधित है व्यतिकरण, ये एक प्रकाश की एक घटना है, इससे संबंधित ड्यूरेशन चलते हैं समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। जहाँ तीव्रता अधिकतम हो वहाँ समपोषी व्यतिकरण, ये जहाँ न्यूनतम हो वहाँ विषमपोषी। इसके बारे में विस्तार से हम वहाँ पर पढ़ेंगे। आपको यहाँ पर ये एक्स्ट्रा स्टेप बता दी। अब क्या, परमाणु स्पेक्ट्रम तो हो गया दोस्तों। अब पढ़ेंगे हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम। कि हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, बामर ने बताया। एन बामर की कौन सी श्रेणी थी, कौन सी श्रेणी थी, याद करो। हम किस में लगेंगे, लाइन में लगेंगे। लाइन में लगते क्या मिलेगी, बुमर यानी बामर श्रेणी, यानी उच्च ऊर्जा निम्न ऊर्जा स्तर में N1 का मान 2 था दोस्तों। कितना हो जाता है बामर में, 2। तो वो जानेंगे हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम। यह क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, कि बामर ने बताया। यह क्वेश्चन आया था NTPC 2000, अभी जो 2020 में लगी है ना, फरवरी में 21 में, उसमें आया था कि हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, यह क्वेश्चन आया था। किसने बताया, बामर ने बताया। उसका आंसर था बामर ने बताया। ठीक है दोस्तों, उसका आंसर क्या है, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के बारे में किसने, बामर ने बताया। बामर श्रेणी, बामर ने किया था, है ना, इसका अध्ययन। कि इसका अध्ययन किसने, सर्वप्रथम अध्ययन हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम के बारे में अध्ययन किसने किया था, अध्ययन किया बामर ने। अब क्या, बामर में n बराबर क्या होता है, N1 यानी निम्न ऊर्जा स्तर क्या होता है, 2, और N2 बराबर यानी ये क्या होगा, N1 + 2 क्या, या N1 का मान 2 है +1 यानी 3 उच्च ऊर्जा स्तर, ऐसे चलता रहेगा, है ना। अब क्या दोस्तों, ये लिख लेना, कि हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के बारे में सर्वप्रथम बामर नामक वैज्ञानिक ने बताया, है ना, अध्ययन किया इसके बारे में। फिर इसके जो बामर संबंधित कौन से, यानी द्वितीय N1 बराबर 1, यानी N1 का मान निम्न ऊर्जा स्तर 2 में से जब 3 में संकलन करता तो, है ना, उत्सर्जित दर्शक क्षेत्र में पाई जाती है। लिखना, हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम का अध्ययन बामर ने किया था तथा स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में स्पेक्ट्रम श्रेणी देखी जिसे बामर श्रेणी कहा जाता है। कि हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम का सर्वप्रथम अध्ययन बामर ने किया तथा इस श्रेणी के स्पेक्ट्रम को बामर स्पेक्ट्रम
बामर श्रेणी तथा यह दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है। यह दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों। अब क्या इस श्रेणी में एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाते हैं तो स्पेक्ट्रम रेखा की तरंगदैर्घ्य घटती है और स्पेक्ट्रम इस समीप होता है, जिससे इसकी तीव्रता कम होती है। कि इसमें क्या आपने लाइमन श्रेणी बनाया कि n1 बराबर 1 लिया, फिर n2 बराबर या 1 हो गया, n1 बराबर 2, तो इसमें क्या तरंगदैर्घ्य घटती है। तो दूसरी लाइन लिखो कि श्रेणी के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाने पर यानी श्रेणी में एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाने पर क्या होता है? तरंगदैर्घ्य घटती है। तरंगदैर्घ्य किसकी घटती है? एक सिरे से दूसरे सिरे स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंगदैर्घ्य घटती है। इसलिए स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंगदैर्घ्य घटती है। क्या होती है? घटती है। तरंगदैर्घ्य घटती है, जिससे अब तरंगदैर्घ्य क्या? न्यू यानी लेमड़ा प्रोपोर्शनल आवृत्ति, यानी तरंगदैर्घ्य घट रही है तो आवृत्ति बढ़ रही है। समानुपाती होते हैं ना आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य, जिससे उसकी तीव्रता कम होती है। जिससे उसकी तीव्रता कम होती है। दोस्तों, अब बामर श्रेणी के लिए तरंगदैर्घ्य निम्न सूत्रों से ज्ञात करने के लिए बामर ने एक सरल अनुभाविक सूत्र दिया है ना। अनुभाविक सूत्र कहलाता है। इतना लिख लिया दोस्तों में। अब देखना क्या लिखोगे आप। अब बामर ने क्या है कि तरंगों की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने के लिए, बामर नामक वैज्ञानिक थे। बामर ने तरंगों की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने के लिए एक अनुभाविक सूत्र दिया, जिसे सरल अनुभाविक सूत्र कहते हैं। ज्ञात करने के लिए बामर का सरल अनुभाविक सूत्र कहलाता है। यानी इसे क्या है? सरल अनुभाविक सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कह दिया। उसने क्या है? 1/λ/r/z², 1/λ/r/z², और ये क्या? 1/n1 का स्क्वायर, 1/n2 का स्क्वायर, यहाँ माइनस था, या इसका मान रखेंगे हम 1.9 × 10⁻7, और यहाँ n1 का मान बामर श्रेणी के लिए n1 का मान 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस n2 का होल स्क्वायर। ये था 1/λ, ये दिया था दोस्तों। अब पढ़ेंगे बामर का आवर्ती के पदों में सूत्र, कि अगर इसे तरंगदैर्घ्य को आवर्ती में व्यक्त करें तो लैम्बडा क्या होता है? यानी c/न्यू आवर्ती होगी। इसको आवर्ती के पदों में करो, आवर्ती के पदों में, है ना। जैसे कि बामर का सूत्र यानी बामर का सूत्र आवर्ती के पदों में, है ना। लिखो 1/λ, यहाँ लैम्बडा आ जाएगा, आवर्ती में चेंज करेंगे तो क्या होगा?
न्यू बराबर क्या है, सी अपॉन लेमड़ा, यहाँ करो सी अपॉन लेमड़ा इक्वल टू क्या होगा, यानी क्या हो गया, यानी आवृत्ति लेमड़ा का मान 1 अपॉन लेमड़ा। हाँ दोस्तों, ऐसे नहीं, या 1 अपॉन लेमड़ा का मान निकलना है, तो ये हो जाएगा न्यू अपॉन सी अपॉन क्या 1 अपॉन लेमड़ा, ये हो जाएगा। तो क्या है, क्या लिखे हम, न्यू अपॉन सी इक्वल टू 1.9 इंटू 10⁻7 1 अपॉन 2 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, ये आ गया, ये आ गया। ये यहाँ तक ये सूत्र दिया था। यानी बामन ने श्रेणियों को, स्पेक्ट्रम रेखा को क्रम से किससे दर्शाया, बामन ने बामर श्रेणियों को, यानी बामन ने बामर श्रेणियों को यानी बामन ने बामर श्रेणियों की लिखो, श्रेणियों की स्पेक्ट्रम में रखो, स्पेक्ट्रम में लिखो, स्पेक्ट्रम में रेखाओं को क्रमशः व्यक्त किया, क्रमशः एच यानी एच लेमड़ा, एच बीटा और एच गामा और एच डेल और एच इन्फिनिटी से व्यक्त किया। अब इसका मान निकाल लेंगे हम कि अब क्या आपको ध्यान रखना है, यानी क्या ध्यान रखोगे, ये सूत्र ध्यान रखना, फिर इसका मान आज हम गणना करके निकाल लेंगे। आपको मैं डायरेक्ट लिखा रहा हूँ कि 1 अपॉन गामा क्या होगा 9.6 इंटू 10⁻7 या 1 अपॉन 2 का स्क्वायर और उसी ऊर्जा 3 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो 1 अपॉन लेमड़ा कितना आ जाएगा 6 यानी 6.6 किस में आएगा, नैनोमीटर में। और 1 नैनोमीटर क्या होता है, यह भी पूछ लेता है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर, ये पूछ लेता है 1 नैनोमीटर का मान कितना होता है। छोटे क्वेश्चन होते हैं कंपटीशन में। और 1 अपॉन बीटा का मान ऐसे निकालेंगे, 1 अपॉन बीटा का मान, या बीटा में क्या है n2 बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तब कितना मान आएगा, यानी 486.1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर। और 1 अपॉन गामा तब कितना आएगा, यानी 1.6.1 नैनोमीटर। यानी तरंग दैर्घ्य घट रही है, कहने का मतलब तरंग दैर्घ्य घट रही है। 1 अपॉन डेल मान 1 अपॉन डेल यानी 410.9 नैनोमीटर। और 1 अपॉन इन्फिनिटी इसका मान कितना आएगा, यानी 364.8 नैनोमीटर। इसमें क्या है, इसमें n2 का 3 था लेमड़ा, या n2 का मान कितना होगा 4 n2 या 5 n2 या n2 बराबर 6 या n2 बराबर 7, ऐसे मान चलता रहेगा दोस्तों। हाँ, इन्फिनिटी में यहाँ n2 का मान इन्फिनिटी आ जाएगा, जो कि सीमा रेखा कहलाती है। यह था आपका जो कि दोस्तों परमाणु स्पेक्ट्रम। यह सूत्र ध्यान में रखना, सूत्र पूछता है ज़्यादातर, और इन श्रेणियों को कैसे व्यक्त करते हैं ये पूछते रहते हैं। और ये पूछता है कि हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम सर्वप्रथम किसने अध्ययन किया इसका, तो वो क्या बामर ने, जिसे बामर श्रेणी दर्शक क्षेत्र में पाई जाती है, यह पूछता है। आप ये थी आपको कि फिजिकल एटम्स के बारे में, जो कि आज ये पूरा टॉपिक पूरा हो चुका है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको स्टूडेंटों आपसे कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा।
और क्या है, आप बार बार वीडियो देखिए और बार बार रिवीजन करिए ताकि आपको ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या है, एक तो मॉडल तैयार करो पहले ये डेरिवेशन तैयार ऐसे नहीं होगी, पहले मॉडल तैयार करो। नील्स की बोर्ड परिकल्पना, रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग, ये मॉडल समझते हुए फिर है ना नील्स के प्रयोग पढ़ो, प्रयोग पढ़ने के बाद में ये तैयार करो। ऐसे डायरेक्ट में तैयार करना पूरा टुकड़ों में, है ना। थैंक यू गाइज, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।